नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल स्मार्ट मनी मनोवर में स्वागत है। आज मैं एक ऐसा विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। वो टॉपिक क्या है, वो विषय क्या है? रिसेंटली फाइनेंशियल मिनिस्टर पब्लिश द एनुअल बजट इन द पार्लियामेंट। बजट का हेडलाइन क्या था? 12 लाख इनकम तक कोई कर नहीं है। हम उसका बारे में चर्चा करेंगे, वो है क्या है। ये जो 12 लाख टैक्स नहीं लगेगा, किसको नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, एक समझना बहुत ज़रूरी है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 12 लाख का जो राशि है, जो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने तोहफा दिया है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को। क्या ये मिडिल क्लास फैमिली को तोहफा दिया है? क्या सबके लिए तोहफा दिया है? उसका थोड़ा विश्लेषण हम करेंगे और देखेंगे ये जो टैक्स रिबेट मिला है, बाद टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, किसको कितना फ़ायदा मिलेगा। बिफोर डिस्कसिंग दैट, एक छोटा सा चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम लोग सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं? डिफरेंट एसेट क्लास में करते हैं। कोई इक्विटी में करता है, कोई डेब्ट में करता है, कोई कमोडिटी में करता है। लेकिन कौन सा एसेट क्लास में क्या रिटर्न आता है, हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। जनरली जो आम पब्लिक है, सैलरी एम्प्लॉयड है, वो फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। उसमें जो ब्याज आता है उसमें वो टैक्स देता है, चले जाता है। उसके लिए तो ये बजट है कि मैं क्या बोलूँ, ये बजट है कि बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि 1 लाख पर मंथ अगर आपका इनकम है, साल में 12 लाख होता है, तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। क्या ये 1 लाख तो सीमित है कि आगे है? थोड़ी सी हम इसको डिस्कस करते हैं। इक्विटी एंड डेब्ट, व्हिच इन्वेस्टमेंट इज द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू? ये इक्विटी है व डेब्ट है, वो हम देखते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिस्कफुल इन्वेस्टमेंट होता है। ये मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर अप्स एंड डाउन होता है, रिटर्न में कोई स्टेबिलिटी नहीं होता है, और कभी तो 30% मिलता है, कभी -30% जाता है। जो डेप्ट है, डेप्ट का अंदर में हम एक तरफ से डेप्ट म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, दूसरा तरफ से पीपीएफ ले लेते हैं, बा फिक्स डिपॉजिट ले लेते हैं। ये एक स्टेबिलिटी देता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, पीपीएफ हो गया, ये एक स्टेबिलिटी देता है। ऑल्दो ये इसका इंटरेस्ट कभी कभी चेंज हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि मैं जहाँ निवेश कर रहा हूँ मेरे को कितना अमाउंट ईयर एंड में मिलेगा। लेकिन डेप्ट म्यूचुअल फंड में थोड़ी देर तक स्टेबिलिटी नहीं होता है, वो मार्केट रिलेटेड होता है, अप्स एंड डाउन होता है। रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कर दिया है। उसके चलते आपका जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे आप ऑलरेडी निवेश किए हुए हैं, वो आपको थोड़ी सी कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। वो चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो बजट आया है उसमें हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो किसको क्या कितना मिल रहा है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए सैलरी टैक्स पेयर, मंथली सैलरी उसका से 1,14,000 कि 1,15,000 होता है। उसका बेसिक होता है 40,000 और डीए होता है 20,000 और रेस्ट अदर अलाउंस होता है। तो टोटल अगर ये महीने में 1,14,650 कमाता है तो साल में इसको 13,75,000
13,75,800 मिल जाता है। ये साल में जो 13,75,800 मिल जाता है, क्या ये टैक्स फ्री इनकम है? इसमें कोई टैक्स देना पड़ेगा? थोड़ी सी इसको देखते हैं। जनरली क्या होता है, सैलरी एम्प्लॉय का एक पीएफ कटता है। पीएफ एज पर स्टैट्यूटरी लिमिट 12% कट जाता है। तो आउट ऑफ मंथली 1,14,650 आपका 12% अगर बेसिक प्लस डीए का ऊपर पीएफ कट जाता है, ये लगभग 7,200 पर मंथ कट जाता है, जो सालाना आपको 86,400 कट जाता है। बाद बाकी आपको पैसा मिल जाता है। कई कंपनी पीएफ के अलावा एक एनपीएस भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। लास्ट ईयर बजट में उसका जो लिमिट था 12% से 14% करा गया है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, वी अज्यूम दैट एक सैलरी एम्प्लॉई जिसको ये 1,14,650 सालाना मंथली सैलरी मिल रहा है, उसका भी 12% पीएफ कटता है, 14% एनपीएस कंट्रीब्यूशन उसका एम्प्लॉयर उसको देता है। तो उसका नेट पेएबल कितना आता है? 1,14,650 उसका मंथली सैलरी हो गया, कट गया है टोटल 15,600, दैट मीन्स 7,200 पीएफ एंड 8,400 14% ऑफ द एनपीएस अमाउंट और बेसिक प्लस डीए, टोटल 15,600। तो नेट इसको 99,050 रुपीज़ मिलता है, जो कि सालाना 11,88,600 मिलता है। हमेशा टैक्स जो होता है ग्रॉस का ऊपर होता है, कभी नेट का ऊपर नहीं होता है। इस एम्प्लॉय का टोटल का ऊपर होता है, कभी नेट का ऊपर नहीं होता है। इस एम्प्लॉय का टोटल ग्रॉस 13,75,800 है और नेट होता है 11,88,600 है, जो आप ये एनालिसिस में देख सकते हो, यहाँ में देखा हुआ है। अब हम इसको देखते हैं, इसको क्या टैक्स लायबिलिटी आता है, क्या ये टैक्स फ्री हो जाता है एज पर द बजट एस्टिमेट, इसको टैक्स आता है। ग्रॉस सैलरी उसका 13,75,800 हुआ, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलेगा, जो लास्ट ईयर 50,000 था, इस साल बजट में इसको 75,000 दिया गया है। दैट मीन्स आपका ग्रॉस सैलरी इनकम से आप 75,000 माइनस कर दो। बाद बाकी जो हुआ है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में 14% आया है, टोटल अमाउंट हुआ है 1,08,000। ये 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1,08,000 जो कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉय को अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2, ये दोनों मिला कि अगर हम माइनस कर देते हैं, वो टोटल उसका सैलरी होता है, टैक्सेबल सैलरी होता है 12 लाख। उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ है, अगर आपका ग्रॉस इनकम 13,75,800 रुपया होता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 पे आप कंसिडर करते हो और एनपीएस का 1,08,000 रुपया आप कंसिडर करते हो, आपका नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख होता है, आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये 12 लाख नहीं है, ये दोस्त 13,75,800, 13,75,800, ये तो हो गया एक बढ़िया बजट, जहाँ पे जो लोग ये इनकम सैलरी इनकम है इनको ही मिल गया। अगर कोई सैलरी इनकम नहीं है, उसका अदर इनकम है, एफडीआर में, डिविडेंड में, कोई इंटरेस्ट में, बॉन्ड में कमाता है, दैट मीन्स अदर देन सैलरी एम्प्लॉई, अगर इसका सालाना इनकम 12 लाख होता है भी इनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्यों, इनको सैलरी इनकम नहीं है। अगर उनका पेंशन इनकम आता है तो इनको सैलरी
स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू पेंशन अमाउंट 75,000 से ज़्यादा हो। अगर पेंशन अमाउंट 75,000 से कम हो तो इतना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये फाइनेंशियल 25-26 के लिए, ये 24-25 का नहीं है। व्हाट वी नो दैट एक सैलरी एम्प्लॉई, एक नॉन सैलरी एम्प्लॉई। जो सैलरी एम्प्लॉई उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और अगर उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है एनपीएस अंडर सेक्शन 80cc सबसेक्शन 2 में 14% तक मैक्सिमम उसको मिल सकता है। उसका बाद होता है तो उसको टैक्स लगेगा। इस एग्जाम्पल में मैं अगर इसको एक छोटा सा अजम्पशन लेता हूँ, आपका ये सैलरी इनकम का साथ साथ बैंक इंटरेस्ट 10,000 रुपया मिलता है। अंडर न्यू टैक्स रिजिम बैंक इंटरेस्ट ही टैक्सेबल, 10,000 हो 5,000 हो। ये ओल्ड होता तो आपको अंडर सेक्शन 83 में मिल जाता। अगर सीनियर सिटीजन होता है तो अंडर सेक्शन 80 TTB में भी 50,000 तक मिल जाता। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ये डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो 10,000 रुपया आप बैंक इंटरेस्ट का तरफ पे आइदर सेविंग बैंक बा एफडी का तरफ पे आपने कमाया, तो आपका जो इनकम था 13,75,800, नाउ दैट इनकम इंक्रीज 13,85,800। उससे अगर आप 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन काट देते हो एज ए यू आर ए सैलरी एम्प्लॉई, अगर एनपीएस कंट्रीब्यूशन 80cc डी सबसेक्शन 2 में 1,08,000 भी काट देते हो, तो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाता है 12,10,000। यहाँ पे आपको रिबेट 87 का नहीं मिलेगा। यहाँ पे 12,10,000 आ गया तो आपको टैक्स लगेगा। टैक्स क्या लगेगा? टैक्स लगेगा स्लैब का हिसाब में। फर्स्ट 4 लाख नील, देन 4 लाख को 8 लाख 5%, 8 लाख को 12 लाख 10%, 12 लाख तो 16 लाख 15%। उस हिसाब में आपको टैक्स लग जाता है। और सरचार्ज ऐड करने के बाद 63,960 आपको टैक्स देना पड़ेगा फाइनेंशियल 25-26 में। ओनली 10,000 बैंक इंटरेस्ट के लिए आपका टैक्सेबल इनकम 12,10,000 हो गया है। इसीलिए यू हैव टू पे 63,940। दोस्तों, आप अपना टैक्सेबल इनकम क्या आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको एफडी इंटरेस्ट में, बैंक इंटरेस्ट में टैक्स लग रहा है, आपका पास आपका मतलब यू हैव ए ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन अदर assets, either equity বা deferred assets, any mutual fund, you need not to pay any tax in the coming financial year 25-26. Hi friends, don't worry about the tax liability of rupees 63,960 for your additional income of rupees 10,000 which is exceeding 12,000. आपका ये 10,000 बैंक इंटरेस्ट होते ही 12,10,000 हो जाता है। इसीलिए आपको जो टैक्स लायबिलिटी लग रहा है इसके लिए आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रपोजल में आपके लिए मार्जिनल रिलीफ का प्रोविज़न रखा है। आपको केवल 10,000 जो एडिशनल इनकम हो रहा है इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 4% सेस उसका ऊपर 400 रुपया जो 4% होता है। आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,400 ही होगा। ओनली 10,400। If you want to grow, can handle your
market volatility, ups and down, it is a better option for you. Invest in stock and equity mutual fund rather than bank FD and डेप फंड. ये आपको चूज करना है, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है. जब आप ये चीज़ डिसीजन लेते हो, कीपिंग इन माइंड तो टैक्स इम्प्लीकेशन कितना है. दोस्तों, ये होना मज़ेदार बात. आगे मेरे साथ जुड़े रहिए. मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स दूंगा जहाँ पे आप अपना टैक्स प्लानिंग ठीक से कर पाएंगे और कुछ पैसा सेविंग करके फ्यूचर का कोई गोल आप फुलफिल कर पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग टू मी. सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, खुश रहिए. माई विशेस टू यू. थैंक यू.